यस, तो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, द जर्नी, रिटन बाय तेमसुला आओ, द राइटर हु बिलोंग्स टू। मुश्किल उसके लिए रहा, ठीक है। अब वापसी जाना है उसी स्कूल में, क्योंकि 2 महीने की जो सर्दी की छुट्टियां हैं दे आर ओवर नाउ एंड शी हैज टू गो बैक टू हर स्कूल वंस अगेन आफ्टर completing the very difficult journey which he had already done 2 months back, ठीक है। सो यहां से शुरू करते हैं, पेज नंबर 2 ऑफ द पीडीएफ, लास्ट पैराग्राफ। नाउ ऑन दिस मॉर्निंग when she would have to make the same journey again, cross the same river again, and travel further either by train or bus to her boarding school, she was full of misgivings. अब क्योंकि सुबह हो गई, she would have to make the same journey, उसको पता है उसे सेम यात्रा जो है वो दोबारा से करनी है, अगेन एक बार फिर से, क्रॉस द सेम रिवर, वही नदी फिर से पार करनी है, एंड ट्रेवल फर्दर, और भी आगे जाना है, ईदर बाय ट्रेन और बस, और आगे का सफर या तो ट्रेन से होगा या बस से होगा, टू हर बोर्डिंग स्कूल, उस बोर्डिंग स्कूल में जो आसाम में है, एंड शी वॉज फुल ऑफ मिस गिविंग्स। ये जो मिस गिविंग्स वर्ड है, इसका मतलब होता है एप्रीहेंशंस, मतलब के किसी भी फ्यूचर में होने वाली चीज के बारे में एक डर होना, एक डाउट होना, अच्छा होगा कि नहीं होगा, और जनरली डाउट हमेशा बुरी चीजों के लिए, ताकि बुरा ना हो जाएगा, ठीक है। तो जो एप्रीहेंशन है ना, वो पहले से ही किसी चीज का डर है, उसके लिए वर्ड यूज होता है मिस गिविंग्स। तो इसको पता है कि कितना मुश्किल होगा। अब जब ये स्कूल से वापस आ रही थी तो एक लंबी चढ़ाई थी, बहुत ऊपर तक चढ़ना पड़ा, तो जाहिर सी बात अब उतरना पड़ेगा, रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी, ठीक है, पूरा पहाड़ी इलाका, तो काफी घबराई हुई है। शी इज फुल ऑफ मिस गिविंग्स। द रैकेट क्रिएटेड बाय द पिगलेट। अब यहाँ पे एक वर्ड है रैकेट। अब रैकेट का अब तक आप जो मीनिंग जानते होंगे वो है टेबल टेनिस का या टेनिस का रैकेट, ठीक है, वो बल्ला जिससे वो गेम खेला जाता है, ठीक है। टेनिस खेलते हैं उसको भी रैकेट बोलते हैं, और जो टेबल टेनिस के लिए वाले को भी शायद रैकेट बोलते हैं। और इसके अलावा रैकेट का एक मीनिंग होता है किसी भी तरीके का गिरोह, कोई गैंग, जनरली देह व्यापार को लेके जो चलाया जाता है उसको रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तीसरा रैकेट का जो मीनिंग है वो है शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, तो ये वो है, ठीक है। द रैकेट क्रिएटेड बाय द पिगलेट, पिगलेट वही सुअर का बच्चा, सुबह सुबह जो मिला था उस लड़की को, उसके शोर ने क्या हुआ, हैड अवेकन हर आंट, उस लड़की की आंटी को जगा दिया। ओके, अब यहां से हमें एक आइडिया मिलता है कि उसकी मम्मी को क्यों नहीं जगाया भाई, उसकी आंट को क्यों जगाया। हो सकता है वो अपने आंट के पास सो रही हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड शी वॉज ट्राइंग टू प्रोड द हडल्ड फिगर्स रैप्ड इन टॉर्न ब्लैंकेट्स asleep on the mats on the floor। तो हमने ये देखा है अभी वो बिस्तर से उठी ही है, मतलब जगी है, पर बिस्तर से उठी नहीं है, बिस्तर से बाहर नहीं निकली। उसने सबका जो भी कुछ इमेजिन किया, जो भी कुछ उसने याद किया ना, वो अभी यहीं पर बैठे बैठे उसने सब पूरा का पूरी जर्नी याद करी। अब वो सोच रही है कि उसे उठना पड़ेगा, और वो क्या कर रही है लड़की, शी वॉज ट्राइंग टू प्रोड। ये प्रोड वर्ड होता है जैसे कि मान लो बिस्तर पे कोई सो रहा है बंदा, या सो भी नहीं रहा है, सिर्फ ऐसे तकिया लगा है, तो आप उंगली मार के, हाथ मार के ऐसे देखें कि क्या है यहाँ, तो दैट थिंग इज कॉल्ड प्रोडिंग, ठीक है। हडल्ड फिगर, हडल्ड ये कोई भी चीज जैसे एक साथ इकट्ठी हुई, सिमटी हुई सी, ठीक है, तो वैसा। तो वो हाथ लगा के देख रही है कि पास में कौन कौन सो रहा है। रैप्ड इन टॉर्न ब्लैंकेट्स, फटे हुए ब्लैंकेट्स में लिपटा हुआ या सोया हुआ। अब यहाँ पे देखिए टॉर्न ब्लैंकेट जिक्र किया है, इसका मतलब ये लोग जो है दे आर नॉट वेरी रिच, अमीर लोग नहीं है, ठीक है, तो इनके पास फटे पुराने कंबल हैं। मैं ऑन मैट्स ऑन द फ्लोर, और फ्लोर के ऊपर मैट्स बिछाकर सो रहे हैं। अब पहला रीजन तो ये है कि जो जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो रिच नहीं है, कल्चर के हिसाब से रिच हो सकता है पर पैसों के मामले में रिच नहीं है। दूसरा, उनका कल्चर जो है वो इस तरह का नहीं है कि वो बेड पे और बिस्तर लगा के वैसे सोते हैं, वो जनरली जमीन पे सोना ही पसंद करते हैं। शी गॉट अप फर्स्ट, सबसे पहले उठी वो लड़की, गोइंग टू हर टिन केस, और उठते ही अपने टिन केस, टिन एक कनस्तर, मतलब टिन का एक बैग है उसका, ये लगा लो, उसके पास वो गई। चेक्ड दैट हर फेवरेट ड्रेस, उसने ये देखा जो उसकी सबसे पसंदीदा कपड़े जो उसके हैं, जो ड्रेस हैं, विच हर कजन वॉज आइंग ऑल विंटर, जिस पर उसकी चचेरी बहन या ममेरी बहन की
भयंकर नजर थी। अब ऐसी नजर क्यों होती है? ये लड़कियों में होती होगी शायद ऐसी ईर्ष्या भाव, कि अगर चाचा मामा की लड़की है, मतलब बहन है हमारी, ठीक है, तो उसकी कोई अच्छी ड्रेस है तो उस पर नजर हो जाती है कि ये किसी भी तरीके से मुझे ले जाए, एक बार मैं पहन लूं। तो पूरी सर्दी उसकी जो चचेरी है मेरी बहन, उसकी पूरी नजर थी इसकी इस ड्रेस पर, और ये चाहती थी कि जब मैं स्कूल जाऊं तो ये ड्रेस साथ लेकर जाऊं। और हो सकता है रात को उसकी उस बहन ने उठकर उस टिन केस में से कहीं वो ड्रेस निकाल ना ली हो, तो उठते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया, वो ड्रेस चेक करी, है कि नहीं? एंड इट वॉज देयर, और वो खुश होगी कि वो इन नो टाइम, बिना कोई समय गवाए, इन नो टाइम एट ऑल अ सिंपल मील वाज कुक्ड, और बिना कोई समय गवाए बहुत जल्दी से नाश्ता तैयार किया गया बाय हर आंट। एक बार फिर से उसकी आंटी ने नाश्ता तैयार किया। मैं फिर से हैरान हूं कि उसकी आंटी ने नाश्ता क्यों तैयार किया, उसकी मम्मी ने क्यों नहीं किया। एंड आफ्टर ईटिंग दिस, और खाना खाने के बाद, द यंग गर्ल एंड हर ब्रदर, बोथ, जैसा कि वो जर्नी में वापस आए थे स्कूल से, तो अब वो स्कूल जा रहे हैं दोनों, दे स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस टू बिगिन देयर जर्नी बैक। अपनी यात्रा एक बार फिर से शुरू करने के लिए घर से वापस चल पड़े। इवन दो इट वॉज स्टिल डार्क, अभी भी अंधेरा था, इट वॉज इम्पेरेटिव, पर एक बात साफ थी, दैट दे मेक दिस अर्ली स्टार्ट। उन्होंने सुबह जल्दी चलने का फैसला इसलिए किया है, इस अर्ली स्टार्ट का रीजन ये था, इन ऑर्डर टू गेट अ कनेक्टिंग बस और ट्रेन टू हैव स्कूल टाउन, टू हर स्कूल टाउन, कि अगर वो सुबह से लेके शाम तक या दोपहर बाद तक 3-4 बजे तक अगर आसाम पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद उनको इजिली बस मिल जाएगी। जैसे तो आप लोग भी जानते हैं, आप जब अपने गांव से आदमपुर आते हैं कॉलेज में, तो उसके बाद अगर मान लो 5 या 6 बज जाएंगे आपको वहीं पर, तो हो सकता है आपको वापसी गांव की बस न मिले। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही केस कि आगे फिर शायद आसाम के स्कूल की बस या ट्रेन अवेलेबल ना हो, उसकी टाइमिंग चली जाए, तो इसका मतलब सुबह जितनी जल्दी निकलेंगे तो शाम को उतना जल्दी वहां पर पहुंचने की पॉसिबिलिटी रहेगी। If the journey up the hill was difficult, she found that the climbing down the narrow perpendicular steps cut into the hillside was equally difficult, if not more dangerous. उसने एक बात नोटिस करी, जितना पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल था, उतरना भी उतना ही मुश्किल। और खासकर अगर पहाड़ परपेंडिकुलर हो, मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री या 80 डिग्री 70 डिग्री हो, मतलब चढ़ाई जितनी ज्यादा होगी, पहाड़ पर चढ़ना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो वो उसने ये पाया कि मुश्किल जितना चढ़ना मुश्किल था, उतना ही उतरना भी मुश्किल था, हालांकि वो उतना डेंजरस तो नहीं था। शी वॉज वेयरिंग अ पेयर ऑफ शूज, जूते पहन रखे थे उसने, गिवन टू हर बाय अ सीनियर एट द स्कूल हॉस्टल। और ये वो जूते थे जो उसके एक सीनियर मेंबर ने दिए थे, मतलब हॉस्टल में जो उसकी नेक्स्ट क्लास में जो सीनियर थी, उस लड़की ने उसको वो जूते दिए थे। एंड हु वाज टायर्ड ऑफ देम, वो इन जूतों से तंग आ गया था, बोर हो गया था, पुराने हो गए थे जूते, तो इसको दे दिए। सेकंड पॉइंट हमें पता चला कि वो गरीब है। ठीक है, मतलब ये लोग जो है वो बहुत रिच नहीं है, अगर रिच होते तो दूसरों पहने हुए जूते बिल्कुल नहीं पहनते, और वो भी वो जूते जो सामने वाले ने रिटायर कर दी, तो वो जूते पहन रही है। दिस वॉज द फर्स्ट डिसेंट पेयर ऑफ शूज शी हैड हैड सिंस हर पेरेंट्स डाइड। ठीक है, तो कहानी में फर्स्ट टाइम आपको ये आइडिया हुआ, हालांकि ऑफ कोर्स मुझे पता था, बट मैंने पहले बताया नहीं, क्योंकि मैं तो 3 साल से कहानी पढ़ा रहा हूँ। शी वॉज वेयरिंग अ पेयर ऑफ शूज, तो उसने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे जूते पहने थे, फर्स्ट डिसेंट पेयर। ठीक है, जो ठीक ठाक जूते कहे जा सकते हैं अपनी लाइफ के। कब से? सिंस हर पेरेंट्स डाइड, तब से, जब से उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी। अब ये बात क्लियर होती है कि उसकी आंट क्यों उठी, उसकी आंट ने नाश्ता क्यों तैयार किया, क्योंकि इस बेचारी बच्ची के माता पिता जो है वो गुजर चुके। एंड शी हैड बीन सेंट ऑफ टू द मिशनरी स्कूल टू कंटिन्यू हर स्टडीज देयर, और इसी वजह से इस लड़की को बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, क्योंकि जो चाचा चाची मामा मामी है, वो हो सकता है हर एक कल्चर में ऐसा नहीं है कि वो उतना ख्याल रख सके, उतना अच्छे से रख सके जितना कि कोई भी माँ बाप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसको बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीव द विलेज इन स्टाइल, और वो चाहती थी कि वो अपने गांव से निकले स्टाइल में, टशन में निकले थोड़ा, मतलब उन जूतों को पहन के निकले, क्योंकि उस गांव में वैसे जूते किसी के पास भी नहीं है। इसका सिंपल मीनिंग ये भी है कि जो उसकी सीनियर थी, शी वाज क्वाइट रिच, तो उसके वो जूते बहुत ही अच्छे होंगे, हो सकता है वो प्यूमा के हो। ठीक है, मतलब किसी न किसी अच्छे ब्रांड के वो जूते थे, और वैसा ब्रांड वो तो पहनने की सोच भी नहीं सकते होंगे, वो जूते लोकल जूते लेकर आते होंगे।
और जो ब्रांड के जूते होते हैं वो काफी साल पहनने के बावजूद भी उतने अजीब नहीं लगते हैं। ठीक है, तो वो जूते अभी भी ठीक ठाक डिसेंट थे, और वो पहनकर उसने अपने गांव में पूरा टशन बनाया और वो जूते पहनकर निकली। मगर कई बार टशन फेल हो जाता है समय के साथ। तो बट शोन बट शी सोन रियलाइज, बहुत जल्दी उसे महसूस हो गया, ये फर्क पता चला, हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू वॉक फास्ट इन अ पेयर ऑफ शूज अ साइज लार्जर देन आई फीट। तो उसको जल्दी ये एहसास हो गया कि कोई ऐसे जूते पहनना जो उसके पांव से एक साइज बड़े हैं, ऐसे जूतों को पहनकर ट्रेवल करना, वो भी पहाड़ी इलाकों में, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये पता चल गया उसको। अब समस्या ये कि इन जूतों का क्या किया जाए। तो इसलिए उसने क्या किया, शी टुक देम ऑफ, जूते निकाल लिए अपने। ये देखिए, जहां पर भी ओ डबल एफ वर्ड यूज हो जाएगा ना, इसका मतलब है कि मैंने पहले भी शायद बताया हो, प्रेपोजिशन है ओ डबल एफ। इसका मीनिंग होता है डिपार्चर, किसी चीज से मतलब डिपार्चर तो जाना होगा, किसी चीज से कहें तो जुदाई, अपार्ट। ठीक है, फॉलिंग अपार्ट, किसी चीज से अलग हो जाना। ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ओ डबल एफ का। इसलिए आपने देखा होगा, हवाई जहाज जब उड़ता है ना, एरोप्लेन जब उड़ता है, तो जब तक वो जमीन पर होता है तो जमीन पर होता है। जैसे ही वो जमीन से ऊपर उठता है तो हम क्या कहते हैं, द एयरप्लेन टुक ऑफ, है ना। टेक ऑफ कहा जाता है ना उसको। तो टेक ऑफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब उसका जमीन से संपर्क टूट गया। जैसे इसने कहा, इसने जूते निकाल दिए, तो जूतों का संपर्क पांव से टूट गया। किसी बंदे की फाइट हो रही हो, ठीक है, और वो क्या करे, एकदम से बटन टूट जाए शर्ट का, तो हम कहेंगे द बटन फेल ऑफ द शर्ट। शर्ट से बटन का संपर्क टूट गया। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या है, यही रीजन है, ओ डबल एफ का ये मीनिंग होता है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। जूते उतारे एंड टाइंग देम टुगेदर विद द लेसेस, और उन दोनों के फीते आपस में बांधकर, स्ट्रक देम अराउंड हर नेक लाइक ए गार्लैंड, और उसको अपने गले में टांग लिया जूतों को। वेरी गुड। क्योंकि उसके जूतों, भाई सबके पास अपना अपना वजन है, अपना अपना भार जो है सब उठाए हुए हैं अपने अपने बैग्स में, और हो सकता है बैग में इतनी जगह ना हो कि जूते रखे जाएं। और लड़की ये चाहती भी नहीं थी कि अपने जूतों भाई किसी को देखे कोई उसका वजन उठा रहा है, तो इसलिए उसने क्या किया, बड़ा ही कमाल उसने किया, उसने अपने जूतों के फीते बांधे और उसको अपने गले में ही टांग लिया। वाह, बच्चे ये काम बड़े मस्ती से कर सकते हैं, बड़े ऐसे कामों में उनको शर्म आती है, और बच्चे जो है ना, ग्रेट, दे डोंट फील शेम, उन्हें पता ही नहीं होता। और मुझे बच्चों की यही बात सबसे खास लगती कि बिकॉज एक वो जो इग्नोरेंस है ना उनके अंदर, एक अज्ञानता है, चीजों का पता नहीं है, इसी वजह से उनके अंदर एक इनोसेंस भी है। वो हर वो काम कर सकते हैं जो दूसरों के लिए मुश्किल हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो ऐसा फील ही नहीं करते कि जूतों को अगर गले में टांग लिया तो वो क्या सोचेंगे। उन्हें पता ही नहीं है, दे डोंट नो व्हाट द पीपल विल थिंक। गुड पॉइंट। ठीक है जी। दे वर नाउ डैंगलिंग एट एन ऑकवर्ड एंगल एंड एडिंग टू हर वर्ड्स, पर अब समस्या फिर से बढ़ गई, क्योंकि वो जूतों के फीते बड़े होंगे तो वो काफी छाती से भी नीचे आ गए होंगे, और जब वो चल रही थी ना, तो वो जूते आपस में टकरा रहे होंगे, कभी उसके मुंह के लग रहे होंगे, तो शी वॉज क्वाइट परेशान, है ना। एडिंग टू हर वॉज, उसके दुख में इजाफा हो गया, कम नहीं हुआ। सीइंग हर प्लाइट, उसका ये दुख देखकर, उसकी ये स्थिति देखकर क्या हुआ, अ काइंडली वुमन, एक बड़ी दयालु औरत थी जो पीछे पीछे आ रही थी, who was traveling with them, जो उनके साथ साथ सफर कर रही थी, offered to carry the shoes in her basket, उसने कहा बेटा ला, तेरे जूते मैं अपनी टोकरी में रख लूं। और तेनुला वॉज ग्रेटली रिलीव्ड। देखिए हीरोइन का नाम कहाँ दिया है, तीसरे पेज पे जब स्टोरी पहुंच गई तब जाके इस लड़की का नाम दिया है, लड़की का नाम है तेनुला। ठीक है, तो कहा तेनुला को बड़ी राहत महसूस हुई। आफ्टर वट सीम्ड लाइक एजेस दे रीच द प्लेन्स, और यूं लगा जैसे युगो युगांतर बीत गए, तब जाकर वो कहीं पहाड़ी इलाके से कहां पहुंचे, सॉरी प्लेन्स में पहुंचे। रीच द प्लेन्स एंड द जर्नी बिकेम समवट टॉलरेबल, और अब यात्रा थोड़ा सा बर्दाश्त करने के लायक हो गई, सहनीय हो गई। टॉलरेबल, सहन करने के योग्य, इनटॉलरेबल, जो चीज सहन ना हो सके। बट नाउ द सन वाज अप, पर अब समस्या ये थी, अब सूरज ऊपर चढ़ गया था, और सूरज ऊपर चढ़ गया था तो गर्मी बढ़ गई थी, and its rays were penetrating the thick foliage, creating an unbelievably beautiful landscape. और सूर्य की किरणें जो कहें तो मतलब हमारे जहां हम रहते हैं ना धरती पर, तो हमसे थोड़ा सा ऊपर यूं लग लो एक एक कवरिंग होती है, पर वो कवरिंग ऐसी है जो दिखाई नहीं देती, इनविजिबल है। ठीक है, एयर ही है, बट स्टिल अपने जहाँ पे जो है वो एयर कैसी है, वो थोड़ी सी
डेंस है, ऊपर जाओ तो वो जितना लाइट होती चली जाए, तो उस पूरी कवरिंग को, उस फॉलिएज को क्रॉस करती हुई सूर्य की किरणें जमीन से आके टकराने लगी, और जितना भी प्रकृति का सुंदर नजारा था पहाड़ों का, वो नजर आने लगे. She could hear the varied tones of different birds flirting or flitting from the branches. तो पेड़ की अलग अलग शाखाओं से पंख फड़फड़ाते पक्षियों की आवाज सुनाई दी, और उनके बोलने की भी आवाज सुनाई दी. एंड कॉलिंग आउट टू ईच अदर, पक्षी जैसे एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है, चिल्ला रहे थे. बट द ट्रेवलर्स हैड नो टाइम टू स्टॉप. पर यही तो खास बात होती है. यात्रा के दो पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप ट्रेवल करते हैं तो आप बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें रास्ते में देखते हैं, राइट. पर क्योंकि आपको आगे चलना है, आपका आपके सफर की कोई मंजिल है, तो आप उनको ज्यादा देर तक देख नहीं सकते. बस कुछ पल भर के लिए कोई चीजें देखो फिर आगे बढ़ो. जनरली आप एक दिन के टूर पे जाओ अगर चंडीगढ़, तो क्योंकि आपके पास वक्त कम है, तो आप क्या करोगे, आप जल्दी जल्दी चीजें देख के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे. और ट्रैवलिंग में मुझे एक चीज बड़ी अजीब भी लगती है कि कुछ लोग उस एनवायरनमेंट का आनंद लेने की बजाय जहां भी पहुंचते हैं फोटो खिंचाने लग जाते हैं. इस चीज के पास फोटो, उस चीज के पास फोटो, और उस फोटो फोटो खिंचाने के बाद फिर क्या कहते हैं, चलो चलो चलो. तो एक्चुअली में वो उस जगह को देख ही नहीं पाते. घर आने के बाद फोटोज में उन जगह को देखते हैं जो कि वो घर पे बैठ के वैसे भी फोटोज में देख सकते थे, किसी और की फोटोज. तो मुझे ये लगता है कि अगर हम कहीं भी ट्रेवल करने जा रहे हैं तो यस, वी मस्ट क्लिक फोटोज, फोटोज क्लिक करनी चाहिए हमें. पर हमें कहीं ना कहीं उस नजारे का पहले थोड़ा आनंद लेना चाहिए. 5-10 मिनट उस नजारे को खुद तसल्ली से देखो, उसके बाद एक आधी फोटो कराओ. पर ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं जो भी ट्रेवल में जाते हैं, जाते ही किसी भी जगह पर पहुंचते ही वहां पर 100 200 फोटोज खिंचाने लगते हैं, ठीक. और उसके बाद जैसे ही वो फोटोज का काम पूरा होता है वहां से आगे बढ़ो, क्योंकि आगे चीजें और देखनी है. पॉइंट ये कि देखा कहाँ आपने, आप तो जगह जगह गए और आपने सिर्फ फोटोज क्लिक कराई. खैर, तो सफर की खासियत ये होती है कि यू डू नॉट हैव मच टाइम टू लुक एट थिंग्स. आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता, ठीक है, टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर. एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू कीप मूविंग. और ये तो लाइफ का भी मकसद है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इंग्लिश का एक बहुत फेमस राइटर. उसने एक बात कही थी, देयर आर 3 वर्ड्स विद विच वी कैन अंडरस्टैंड लाइफ. इस पूरे जीवन को समझने के लिए सिर्फ 3 शब्द चाहिए, और वो है लाइफ गोज ऑन. जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहता है. कुछ भी हमारे जीवन में कुछ भी क्यों नहीं, जैसे कोरोना जैसी महामारी जो है वो पूरे देश को, पूरे विश्व को परेशान कर रही है, फिर भी जीवन रुक नहीं रहा. वो कंटिन्यूअसली इसी पेज से बढ़ रहा है. हो सकता है हम में से कोई कल को इस दुनिया में ना रहे, फिर भी ये जीवन यूं ही चलता रहेगा. हमारा कोई अपना, और बहुतों ने खोए हैं इस कोरोना महामारी में अपने अपने, उसके बावजूद भी जीवन जो है वो रुका नहीं, वो यूं ही अपनी तेज गति से चलता है. यही सफर है कि आप चीजें देखेंगे, आपको हो सकता है कुछ चीजें अच्छी लगे, पर फिर भी आप रोक नहीं पाएंगे. क्यों? क्योंकि आपको अगली डेस्टिनेशन पे पहुंचना. दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ एज वेल एज द कर्स ऑफ लाइफ. यही जीवन का वरदान और अभिशाप दोनों यही है कि आप रुक नहीं सकते. यू हैव टू कीप मूविंग. अगर आप चले नहीं जीवन के साथ, तो जीवन आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे, और ये आप चाहते नहीं. क्योंकि फिर वही बात होगी कि ये लड़की जो है वो अपने स्कूल पहुंच नहीं पाएगी. तो स्कूल अगर पहुंचना है तो ऐसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स को देखकर, एक झलक देखकर आगे बढ़ना ही होगा. तो बट द ट्रेवलर्स हैड नो टाइम टू स्टॉप टू लुक और लिसन टू एनीथिंग. ना कुछ देखने का वक्त था, ना कुछ सुनने का. दे हैड टू कीप अप अ स्टेडी पेस. उन्हें लगातार एक गति बनाकर चलते रहना था. स्पेशली तिनुला एंड हर ब्रदर, खासकर तिनुला और उसका भाई तेंजेम्बा, ठीक है. तो दोनों के नाम दे दिए हैं कहानी में, तिनुला उस लड़की का और तेंजेम्बा उस भाई का. एज दे हैड टू रीच मैरियानी बाय 4 in the afternoon. क्योंकि उनको ये पता है अगर मरियानी शहर में वो 4 बजे तक पहुंच गए शाम को, तो इजिली बस या ट्रेन मिल जाएगी उनको स्कूल की. At one point, after the party negotiated a puddle by walking over a fallen log, they came across a peculiarly shaped depression and fresh dung near it, upon which the rays of the afternoon sun shone directly. एक पॉइंट आया उनकी यात्रा के दौरान. At the point, after the party negotiated a puddle by walking over a fallen log. पडल एक किस्म की छोटी मुसीबत आप कह सकते हो, और वो किस वजह से क्रिएट हुई. एक बहुत विशाल कोई पेड़ था और वो टूट के गिरा हुआ था रास्ते में, और उस पेड़ के ऊपर से उनको क्रॉस करना पड़ा. तो उस पॉइंट पे जब उन्होंने क्रॉस किया तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी. देयर वॉज फ्रेश डंग.
डंग आप समझते हैं, गोबर, ठीक है। शिट डन बाय सम एनिमल, तो उसको बोलते हैं हम डंग। अब गाय का गोबर हो तो हम लिख देते हैं काउ डंग, भैंस का हो तो लिख देते हैं बफेलो डंग, ठीक है। या जनरली क्या होता है, हम ये कहते हैं कि गोबर चीज ही वो है जो गाय या भैंस निकली, तो इसलिए जब भी हम डंक कहते हैं तो इसका मतलब गाय या भैंस, ये बात होती है जनरली, ठीक है। एक वर्ड होता है, आपने सुना है गोस्सा, हरियाणवी में गोस्सा, थेपड़ी, ऐसी चीजें सुनी होंगी। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है क्या किसी को, आप में से? गोस्सा जो शब्द है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेलो, नो सर। नहीं पता क्या? नो सर। नो सर। अरे नो सर। देखो, अंग्रेजों ने कैसा नाम दिया, बहुत ही सुंदर नाम दिया है उसको। खाने में एक चीज बर्थडे के वक्त पे जो खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, केक बोलते हैं ना। यस सर। बस वही नाम दिया है, क्योंकि वो गोबर से बना है तो इसलिए उनको बोला गया डंग केक, ठीक है। तो गोस्सा जो उसको हम बोलते हैं उसको कहते हैं डंग केक, DUNG डंग, CAKE, ठीक है। डंग केक को बोलते हैं गोस्सा। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो जी, फ्रेश गोबर मतलब फ्रेश किसी एनिमल की है यहाँ पर। नियर इट अपॉन विच द रेज ऑफ द आफ्टरनून सन शॉन डायरेक्टली, और सूर्य की तेज किरणें वहां पे पड़ी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कहानीकार को, जो लेखक है, उसको इस चीज में क्या इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ये चीज स्टोरी में दिखाई जाए, मतलब देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट इन इट। तो क्या फोकस किया कि तिनुलाज ब्रदर एक्सक्लेम टू द ओल्डर वुमन, तो तिनुला के भाई ने तुरंत खतरा पहचाना, और जो एक आंटी थी साथ में, एक औरत थी, उसको कहा आंटी देयर मस्ट बी एलिफेंट हियर, जरूर यहाँ पर हाथी होंगे। अब देखो तेंजिम्बा जो है वो कितना अ, जानकार है जंगलों का, कि उसने सिर्फ उस गोबर से पहचान लिया कि ये हाथी का है। उसने कहा यहाँ पर हाथी है, क्योंकि देखो एक डंग के साथ एक और वर्ड यूज था, फ्रेश, ताजा। इसका मतलब हाथी आसपास ही है, और ये जंगल के हाथी हैं, तो ये पाले हुए हाथी नहीं, ये खतरनाक हो सकते हैं, इंसानों को देखकर भड़क भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। तो उसने कहा आंटी जी देयर मस्ट बी एलिफेंट्स देयर, यहाँ मत जरूर हाथी रहे होंगे। लुक एट द ट्रीज, ये पेड़ देखो जरा, ये पेड़ ऐसे ही तो गिरे हैं। ऑल द बार्क हैज बीन ईटन अप, इसका मतलब ये जो पेड़ है उसका पूरा बार्क जो है वो खा लिया गया। एंड वी रियली हैव टू हरी, और हमें बहुत जल्द करनी होगी, तेज तेज चलना होगा। वी कैन नॉट वेट हेयर फॉर द एलिफेंट्स टू पास, हम रुक नहीं सकते कि एलिफेंट हमारे सामने से गुजरे। द वुमन रिप्लाइड डू नॉट वरी नेफ्यू, ओके। अब देखिए, लड़का ऑफ कोर्स जंगल के नियमों का जानकार है, पर वो लेडी है, वो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज्यादा अनुभवी है, तो उसने क्या कहा, चिंता मत कर बेटा, नेफ्यू, भतीजे, दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड वन रोड, अब वो हमारे रास्ते से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। लुक एट द ब्रेक इन द फॉरेस्ट टू योर लेफ्ट, उसने कहा वो जो जंगल में वो जो रास्ता सा बना हुआ है ना एक पेड़ों को हटाकर, वो देख जरा, दिखाई नहीं दे रहे? वो है, इसका मतलब क्या है कि हाथी ऑलरेडी यहाँ से गुजर चुके हैं। दे हैव गॉन टू द अदर साइड अवे फ्रॉम आवर पाथ, हमारे रास्ते से दूसरे दिशा में जा चुके हैं। देखिए ये खास बात होती है किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की। जंगल का जो लोग ट्रेवल करते हैं, जो सफर करते हैं, तो वो पंजों के निशान से, गाड़ी का जो टायर हो उसका निशान, पेड़ के ऊपर किसी तरीके के निशान बने हो, जैसे अब ये था, डंग से, ऐसी चीजों से अंदाजा लगा लेते हैं कि जंगल में क्या हुआ है, क्या होने वाला है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, जितने भी डेंजर है उनको पहचान लेते हैं लोग, तभी वो लोग शिकार भी कर पाते हैं और जंगल को समझ भी पाते हैं। ओके, तो तिनुला वंडर्ड हाउ द ओल्ड वुमन न्यू दिस, अब जो छोटी बच्ची है उसके मन में वही सवाल आया, तो हो सकता है आपके मन में भी कहीं ना कहीं आया हो। तिनुला ने ये सोचा, मतलब उसने अपना मुंह जो है वो थोड़ा सा ऐसे मतलब हैरानी भरा किया, और सोचा होगा इस आंटी को पता कैसे चला, इसको क्या पता हाथी आए हैं कि गए हैं, क्या पता हाथी आने वाले हों, ऐसे सोचा उसने। बिकॉज टू हर द फॉरेस्ट लुक द सेम एवरीवेयर, क्योंकि उसको तो जंगल हर तरह से एक ही जैसा लगा। उसको ना ये लगा कि यहाँ पे कोई रास्ता बना हुआ है, मुझे तो नहीं लगता, क्या पता, ठीक है। तो उसके लिए पूरा जंगल हर दिशा से एक तरफ था, पर जो जानकार थे, जो चीजों को समझते थे, उन्होंने बहुत इजीली अंदाजा लगा लिया। ओके, जस्ट लाइक हर जर्नी टू द विलेज अर्लियर, जैसे उसको पिछली अपनी यात्रा याद है जब वो गांव गई थी स्कूल से,
दे एट देयर मिड डे मील ऑन द बैंक ऑफ द ऑलमोस्ट ड्राई रिवर। तो एक सूखी नदी थी, मतलब नदी का पानी पूरा सूख गया था, उसके किनारे पर बैठकर उन्होंने लंच किया था, इसको याद आया। एंड वंस अगेन तिनुला वाज हेल्प्ड बाय हर ब्रदर। और एक बार फिर से, जो सूखी नदी नहीं, एक गीली नदी जो थी जिसको क्रॉस करके सूखी नदी तक पहुंचे, तो वहां पे उसको फिर से याद आया कि तिनुला के भाई और एक और मैन ने उसकी हेल्प की टू क्रॉस द रिवर, उस नदी को पार करने की। वेन दे रीच फ्लैटर लैंड, और फिर जब वो फ्लैट से जमीन पर पहुंचे, द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन बिगेन टू बर्न इनटू द यंग गर्ल स्किन। और फिर सूरज की तेज किरणें सीधा उस लड़की की त्वचा पर नुकसान पहुंचाने लगी। ठीक है, मतलब उसको वो तेज धूप महसूस होने लगी। ऑफ कोर्स अब भयंकर गर्मी की अगर धूप है, मतलब आप मई जून जून जुलाई के महीने में अगर आप दोपहर 1-2 बजे के आसपास सफर कर रहे हैं, तो आपको 15 मिनट छोड़ो, 5 मिनट के सफर के बाद सूरज की धूप का अंदाजा लग जाएगा कि कितनी भयंकर है वो। और हमारे लिए तो और भी ज्यादा तकलीफ देह है, क्योंकि हम कैसे माहौल में रहते हैं, हम ज्यादातर वक्त अपना कमरों में बिताते हैं, जहाँ पे पंखे तो शायद उतना नुकसान नहीं करते, पर हम कूलर में रहते हैं। और जो थोड़ा सा ज्यादा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले लोग जो हैं, एसी एयर कंडीशंस में रहते हैं। जितना एयर कंडीशन में रहते हैं, उनको धूप जो है उतनी ज्यादा फील होती है। घर कमरे से बाहर निकलना उनके लिए बर्दाश्त से बाहर है। खैर, ये लोग तो प्राकृतिक माहौल में रहते हैं, फिर भी क्योंकि वो लड़की छोटी है तो वो ज्यादा महसूस हो कर रही है। एंड दिस ऑल दिस थिंग मेकिंग हर फील थ्रस्टी एंड इची। तो उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और साथ में खुजली हो रही है। इच जो वर्ड है वो खुजली के लिए होता है, ठीक है। और इसी वजह से वो एक क्रीम बनी थी जिसकी बहुत फेमस एड आती थी, इच गार्ड। ठीक है, इच इज, बोले तो हिंदी हरियाणी में बोले तो खाज। ठीक है, बट शी हैड टू कीप अप विद द अदर्स। पर वो रुक नहीं सकती थी, क्योंकि उसको पता था रुकने का मतलब है आप सही समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, और दे आर ऑलरेडी लेट विद द अदर्स हु हैड इंक्रीज देयर स्पीड। और बाकी लोगों ने तो क्या किया, अपनी स्पीड तेज कर दी। अब बच्ची यूं हैरान है कि जितना थकते जा रहे हैं ये तो स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं और मेरी स्पीड कम हो रही है। समटाइम शी फाउंड हरसेल्फ रनिंग टू कैच अप विद देम। और कई बार होता है ना, बड़े जब चल रहे होते हैं तो बड़े तो थोड़ा तेज गति में सिर्फ चल रहे होते हैं, बच्चों के क्योंकि कदम छोटे हैं उनके, तो उनको उनको कवर करने के लिए भागना पड़ता है। तो वो भाग भाग के बेचारी उनके साथ चल रही है, अफ्रेड। और किस बात से डर कर, दैट सम वाइल्ड एनिमल वुड स्प्रिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड डेवर हर। जैसे छोटे बच्चे, अंधेरा होता है ना, तो वो कोशिश क्या करते हैं कि मम्मी पापा के या बड़े भाई बहन के साथ क्या रहे, साथ रहे, एग्जैक्टली बिल्कुल पास। क्योंकि अगर वो पीछे रह गए तो अंधेरे से कोई भूत आएगा जो उनको उठा लेगा, आगे रहे तो भी समस्या हो सकती है। तो बिल्कुल साथ साथ चिपक के रहो। तो वैसे ये सोच रही है कि मैं थोड़ा सा भी पीछे रह गई और क्या पता कोई जंगल का शेर, ठीक है, कोई जंगली जानवर कोई आए और उठा कर ले जाए। द विंटर सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, और फाइनली सर्दी का सूरज जो है छुपने लगा। उनके यहाँ पे गर्मी का मौसम नहीं, सर्दी का, क्योंकि सर्दी की छुट्टियां अभी तक हुई है, जाती हुई सर्दी। When Tenula and her brother reached the railway platform, और फाइनली वो रेलवे के प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, और वहां से उनको रेल की टिकट लेनी है जिससे वो अपने स्कूल पहुंच सकेंगे। देयर वाज नो टाइम टू परचेज टिकट्स, पर वो जिस वक्त पहुंचे टिकट खरीदने का कोई वक्त नहीं था, ट्रेन चलने वाली थी। सो दे सिंपली जंप्ड ऑन टू द ट्रेन। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सीधा ट्रेन में बैठ गए। इमीडिएटली इट चक्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और एकदम से वो स्टेशन से चल पड़ी। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, चग्ड, चग्ड। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है कि जैसे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। जब ट्रेन चलती है तो कैसी आवाज होती है, मतलब अपने कल्चर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, गाड़ी कैसे चलती है। छोटे बच्चों की पोएम में भी आती थी ना, छुक छुक ना। चुक हाँ, चुक। यस सर। ये छुक 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 चलती है ना, तो ये अंग्रेजी में बोलते हैं चुक चुक चुक। ठीक है, चग चग चग, ये जो CHU है ना, तो ये है उस सेंस। ठीक है, तो इसका मतलब गाड़ी स्टेशन से निकली और छुक 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 चल पड़ी। इट वॉज वन ऑफ दोज सुबर्बन ट्रेन, ये उन शहरी गाड़ियों में से एक थी, विच स्टॉप्ड एट ऑल काइंड ऑफ स्टेशन, समटाइम्स टू टेक इन ए सिंगल पैसेंजर। अब जैसे एक होती है लोकल ट्रेन, और एक होती है ये जो क्या बोलते हैं, सीधा लंबे रूट की जो ट्रेन होती है। तो जो लंबे रूट की ट्रेन है वो बड़े स्टेशन पर रुकती है, छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती। और जो लोकल ट्रेन होती है वो हर एक स्टेशन पे उतर रुकती चलेगी। ठीक है, तो ये हर एक स्टेशन पे रुकती चलती है, चाहे वहां पे एक ही पैसेंजर क्यों ना हो, और चाहे पैसेंजर हो ही ना। मान लो ट्रेन रुकी, खाली पड़ा है स्टेशन, कोई नहीं चढ़ा, बट फिर भी वो रुकेगी 1 से 1 मिनट के करीब, और उसके बाद वो आगे बढ़ेगी। तो ऐसे रुकती चली,
और once or twice it stopped even when there was no one, और एक आधी बार तो वो ऐसी जगह पर भी रुकी जहां पर कोई सवारी थी ही नहीं. All this while she and her brother was standing, और इस पूरे सफर के दौरान ट्रेन के अंदर भी भाई और बहन खड़े थे. क्यों? क्योंकि ट्रेन पूरी खचाखच भरी थी और उनके पास बैठने की जगह नहीं थी, जबकि वो सुबह से शाम तक लगातार ट्रेवल करते आ रहे थे पैदल. और भाई तो कोई नहीं, पर बहन के साथ बड़ी समस्या थी. तो क्या हुआ? होल्डिंग ऑन टू द विंडो फ्रेम्स टू कीप फ्रॉम फॉलिंग, और वो जो खिड़कियों में जो सलाखें सी होती है ना, उनको पकड़ के वो खड़े थे जैसे तैसे. आफ्टर सम टाइम तिनुला फेल्ट अ टैप ऑन हर शोल्डर, और वो छोटी बच्ची जो थी उसके कंधे पर किसी ने प्यार से हाथ रखा थोड़ी देर बाद. अ मैन वाज पॉइंटिंग टू अ स्मॉल स्पेस बिसाइड हिम, और एक आदमी ने कहा, मतलब एक आदमी थोड़ा सा सरका हुआ, और उसने कहा बेटा ये पास में जगह है, थोड़ी बैठ जाए यहाँ पर. और वो जगह कितनी कम होगी. आपने देखा होगा लोग जब जनरली सरकते हैं ना जगह देने के लिए, तो सिर्फ नाम करते हैं. वो इतनी जगह होती है कि अगर बंदा वहां पे बैठ गया तो राहत महसूस करने की बजाय तकलीफ ज्यादा होगी. उसको यूं लगेगा मैं खड़ा ही ठीक था. तो उसने थोड़ी सी जगह उसको दे दी. पर बच्ची जो है वो इतनी थकी हुई थी ना, उसको तो वो जो थोड़ी सी जगह भी मिली ना, स्वर्ग जैसी मिली. शी ट्राई टू सिट, उसने बैठने की कोशिश तो करी, बट द स्पेस वाज सो स्मॉल, वो जो स्पेस इतना छोटा था कि वो छोटी बच्ची के लिए भी छोटा था. सोचो दैट शी हैड टू टर्न साइडवेज टू कीप हर बॉटम ऑन द हार्ड वुडन प्लैंक ऑफ द सीट, कि उसको ऑलमोस्ट तिरछा होना पड़ा कि कहीं वो उस जगह से गिर के जमीन पे ना पड़े. नो मैटर, शी वॉज ग्रेटफुल फॉर द एज. पर पता है वो इस थोड़े से एहसान के लिए भी इतनी ज्यादा एहसानमंद थी. ग्रेटफुल शब्द होता है एहसानमंद होना, ठीक है, और अनग्रेटफुल होता है एहसान फरामोश होना. तो बहुत बड़ी एहसानमंद थी फॉर द एज होल्ड, कि वो थोड़ा सा भी जगह उसको मिल गई. एंड लीनिंग हर हेड ऑन द वॉल, और फिर दीवार जो थी, मतलब जो रेलगाड़ी की जो दीवार थी, जो उसके बिल्कुल बैक, मतलब जो सीट के, उससे अपना सर लगा के सो गई. वो नींद आ गई उस बच्ची को ऐसी जगह पर भी. थकावट ऐसी चीज है कि कांटों पर भी नींद आ जाए, पत्थरों पर भी नींद आ जाए. और शी बिगेन टू डोज ऑफ, और धीरे धीरे वो नींद के समंदर में गोते खाती नजर आई. ठीक है जी, यहीं पर रोकते हैं. कहानी वक्त हो चुका है 9:43. इससे आगे की कहानी जो कि अभी भी 2 पेज के करीब पड़ी है, 2-2.5 पेज, तो इसको हम कैरी ऑन करेंगे